एक लड़की जो एक कॉल सेंटर में एक बीपीओ में काम करती है, महीनों काम करती है, हजारों फोन उठाती है, और उसके बाद एक रोज अचानक उस लड़की का एक ऐसा सच सामने आता है कि उसके एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ता है, और 2-3 दोस्त ऐसे हैं जिनकी दिमागी हालत थोड़ी सी बिगड़ने लगती है। वो क्या कहानी थी, क्यों थी, ये पूरी कहानी आपके सामने रखूं उससे पहले एक जरूरी बात। चूंकि क्राइम तक फैमिली है आप, तो क्राइम की सारी खबरें आप लोग सुनते देखते रहते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग, क्राइम की दुनिया। तो ऐसे एक और क्राइम रिपोर्टर, और मुझे लगता है कि इस देश में जो गिने चुने तेज तर्रार रिपोर्टर हैं उनमें से एक जितेंद्र दीक्षित। हमारा करीब 20 साल पुराना रिश्ता है, और लगभग हम लोगों ने साथ ही शायद करियर शुरू किया, एक साथ काम भी किया, फिर जितेंद्र किसी और चैनल में, मैं कहीं और, लेकिन हमारा रिश्ता बना रहा। मुलाकात बेशक कम हो, लेकिन चाहे वो होली, दिवाली हो, ईद हो, मैसेज पे ज़रूर बात होती है, विश ज़रूर होता है। और एक बेहतरीन इंसान, एक अच्छा क्राइम रिपोर्टर होने के अलावा बेहद तेज तर्रार, देश के होनहार क्राइम रिपोर्टरों में मैं शामिल करता हूँ जितेंद्र को। बस जितेंद्र के अंदर एक अच्छी आदत यह है कि किताब लिखने का भी शौक है। उसने 30वीं किताब लिखी है, और इस किताब को मैंने कम से कम आधे से ज़्यादा पढ़ डाली, और मुझे लगता है पूरी क्राइम तक फैमिली भी अगर इसे पढ़ेगी तो पसंद आएगी। किताब मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी कहाँ मिलेगी। ये कहानी असल में 3 दोस्तों की। जितेंद्र मुंबई में बॉम्बे 3 में रहा। बॉम्बे 3 वो जगह है जो भिंडी बाजार हो, मोहम्मद अली रोड हो, नागपाड़ा हो, भिंडी बाजार, बल्कि ये बॉम्बे 3 वो इलाका जिसने हिंदू मुस्लिम दंगे देखे, जिसने गैंग वॉर देखा, जिसने आतंकवादी हमला देखा, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये कहानी जो है 3 दोस्तों की है, एक हिंदू और 2 मुस्लिम दोस्त। कैसे वो सारी चीज़ें एक साथ देखते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, दोस्तों की राय बदलती जाती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उनमें आपस में मनमुटाव भी हो जाता है, उनकी सोच में भी फ़र्क आ जाता है। तीनों बड़े होते हैं। एक दोस्त जर्नलिस्ट बनता है, एक दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में खुफिया विभाग में काम करता है, और तीसरा गलत रास्ते पे चलता हुआ ISIS ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो एक टेररिस्ट बन जाता है। तीनों अपने अपने काम में लगे हुए थे, वक्त बीतता है, फिर तीनों की मुलाकात होती है, फिर तीनों एक साथ होते हैं। तीनों जब बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि तीनों ही अपने काम से खुश नहीं है। न वो जर्नलिस्ट जिसका अच्छा खासा इस देश में नाम है, जो बेहतरीन काम कर रहा है, वो भी शायद पूरी तरह से खुश नहीं है। न वो पुलिस वाला जो पुलिस में काम कर रहा है, अपनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहा है, वो भी नहीं। और जो टेररिस्ट बना, उसे भी लगा कि शायद वो बहुत गलत रास्ते पे चल गया और ये सही रास्ता नहीं है। इसके बाद वो तीनों धीरे धीरे करीब आते हैं, और अचानक एक खबर मिलती है कि मुंबई के पास ठाणे में एक आतंकवादी हमला होना है। और अब ये जो तीनों आपस में एक दूसरे से अलग हो चुके थे, जिनकी अलग अलग राय थी, वो तीनों मिलते हैं इस आतंकी हमले को रोकने के लिए। तो ये किताब बेहतरीन किताब है। अब वो आतंकवादी हमले को रोक पाते हैं, नहीं रोक पाते हैं, ये आप जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये बॉम्बे 3 है, जितेंद्र दीक्षित की ये किताब है। बॉम्बे 3 विनोद शिकारपुरी से कहूँगा। तो पूरी क्राइम तक फैमिली, आप लोगों को मुझे मालूम है मिजाज और शौक क्या है, तो अगर इसको एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि आप पूरा खत्म कर डालेंगे। अमेज़न पे ये मौजूद है, तो आप अमेज़न से ये किताब ऑर्डर दे सकते हैं। और बेहतरीन किताब, मतलब वाकई जितेंद्र दीक्षित इसके लिए बधाई का पात्र है, जिसने इतनी खूबसूरत चीज़ें सारी इस किताब में लिखी हैं, और इसके ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे क्या काम होता है वो भी बताया, और साथ में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट, चूँकि कहानी का हिस्सा है कि कैसे एक एनकाउंटर करते हुए पुलिस वालों के दिमाग में क्या कुछ चलता है, तो वो गहराई, वो बारीकियाँ एक बेहतर क्राइम रिपोर्टर ही बता सकता है आपको, और जितेंद्र दीक्षित एक बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर। तो बॉम्बे 3 की शक्ल में ये किताब सामने आई है, और मैं आप सभी से कहूँगा कि मौका मिले इस किताब को ज़रूर पढ़िए। अमेज़न पर जाएँ, वहाँ पर आप इसको ऑर्डर दे सकते हैं, बॉम्बे 3। तो बहुत बहुत बधाई जितेंद्र तुम्हें इस किताब के लिए, और उम्मीद करता हूँ तुम और भी आगे लिखो। जो हमारी अभी हाल में सुशांत सिंह राजपूत के कवरेज के दौरान बातचीत हुई थी, मैंने कहा भी था एक और टॉपिक है जिस पे तुम बेहतर लिख सकते हो, तो उम्मीद यही है कि तुम जल्दी लिखोगे। तो तमाम दुआएं और तुम्हारी इस किताब के लिए भी शुभकामनाएं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। दिल्ली के पास गुड़गांव, एक नाम आप सभी ने सुना होगा, बहुत फेमस, अब वो बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 80 के दशक की बात है, तभी एकदम सन्नाटा, जंगल, आसपास में कुछ पहाड़ियां, लोग बहुत कम आया जाया करते थे, बल्कि शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद ना गुजरना ही बेहतर मानते थे। और वो वैसे ही था पूरा उस वक्त का गुड़गांव।
लेकिन 80 के दशक में अचानक दिल्ली के आसपास सटे कुछ इलाकों की तकदीर पलट गई, जिसमें एक नोएडा है। उसकी वजह यह थी कि दिल्ली में धीरे धीरे भीड़ जो है वो बढ़ रही थी, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज सामने आने लगी थी। अब लगा कि दिल्ली में जितनी भीड़ है उसके आसपास की कुछ जगहों पे भी बसावट की जाए और उसको डेवलप किया जाए, देश की राजधानी के करीब होने का फायदा होगा। तो इसी में गुड़गांव का एक ख्याल आया और डीएलएफ उसको ये आगे वो आए कि एक दिल्ली के करीब में एक नया शहर बसाते हैं जो बिल्कुल मॉडर्न होगा, टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, जहां वो सारी चीज़ें होंगी जो दुनिया की कोई भी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, उसकी हर ज़रूरत, हर सहूलियत वहां मिले। क्योंकि पूरा इलाका बियाबान, कुछ था नहीं वहां पे, ऐसी चीज़ें नहीं थी, लोगों के पास ज़मीन थी। तो जब गुड़गांव का डेवलप करने का आइडिया आया तो उसके बाद गुड़गांव के लोगों की भी किस्मत चमकी। जिन ज़मीन के दाम बहुत ही मामूली हुआ करते थे, अब पूरा शहर बसाने के लिए लोगों से वो ज़मीन भी खरीदना था, तो ज़मीन के भाव अचानक सोने जैसा हो गया। और जिन लोगों के पास गुड़गांव में पुश्तों की ज़मीनें थी, पुरखों की ज़मीनें थी, उनके दिन पलट गए। ज़मीन ऊंची ऊंची दामों पे बिके, उनके पास पैसे आए, शहर बसना शुरू हुआ। पैसों के साथ बहुत सारी बुराइयां भी आईं, क्योंकि अब वहाँ बसावट शुरू हुई, बड़े बड़े लोग उधर जाने लगे, बड़ी बड़ी कंपनियां उधर का रुख करने लगी। उधर गुड़गांव के लोगों के जब ज़मीन के दाम मिले, उनके पास भी इतने पैसे आ गए, उनका भी रहन सहन बदल गया, गाड़ियाँ आई, फिर मॉडर्न लाइफ की तरफ भी उन्होंने रुख किया। इस वजह से क्राइम भी बढ़ा, रेप बढ़े, लूटपाट बढ़ी, डकैती बढ़ी। लेकिन 80 के दशक में जब गुड़गांव को बसाने का काम शुरू हुआ तो कई अनहोनी चीज़ें होनी भी शुरू हुई। कई जगह पे खुदाई होती तो वहाँ से कंकाल मिलते, पुराने लोग घबरा जाते, ये क्या है। कई जो शुरुआत में लोग गए, आसपास में सन्नाटा, 4-5 घर, मतलब कहने को पूरे पड़ोसी जो है 4-5, बस और कोई है नहीं। वहाँ रात को अजीब अजीब आवाज़ें आती, अजीब अजीब हरकतें होती। एक बार एक ऐसी किसी फैमिली ने बनारस के एक बाबा को बुलाया कि हमारे घर में कुछ अजीब सी आत्मा जैसी चीज़ें हैं, अजीब सी आवाज़ आती है रात को। बाबा आकर वहाँ रुके, उन्होंने कहा कि मैं इसका इलाज करूँगा, देखूंगा भूत प्रेत साया जो भी है। लेकिन एक रात बाबा की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बाबा ये चीखते चिल्लाते वहाँ से भाग गए कि यहाँ पे एक महिला का साया है, बुरी आत्मा का साया है, ये तुम लोगों को जीने नहीं देगी, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें कही और बाबा बदहवास वहाँ से निकल गए। धीरे धीरे खैर लोगों का आना जाना शुरू हुआ, लोग रहने लगे, लेकिन ऐसी कई कहानियां भी पनपने लगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है गड़बड़। ये सारी चीज़ें चलती रही, गुड़गांव की आबादी बढ़ती रही, किस्से भी इसी तरह से आते रहे। इसी दौरान में इस किस्सों की बाढ़ जब आने लगी तो बहुत सारे लोगों ने रिसर्च भी किया कि आखिर ऐसी क्या बात है गुड़गांव में। तो पता चला कि जब मुगलों का दौर था अपने देश में, तो उस वक्त ऐसी बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हुई थी और मुगलों ने एक वक्त जो चंबल और वहाँ के आसपास के डाकू डकैत जो राहगीरों को लूटते थे, व्यापारियों को लूटते थे, क्योंकि वो सड़क के रास्ते आया करते थे, तो उनको लूटने के बाद मार देते थे, मारने के बाद इधर उधर दफना देते थे। तो डाकुओं का भी एक असर था। और उस ज़माने में दिल्ली और जयपुर आने जाने के लिए जो एक रास्ता था, वो मार्ग कहीं ना कहीं सन्नाटे से होकर इस तरफ से भी एक रास्ता निकलता था गुड़गांव की तरफ से। तो वहाँ बहुत सारे व्यापारियों को लूटा गया, मारा गया, कत्लेआम हुआ और बहुत सारी लाशें दफना दी गई। तो जब गुड़गांव बसना शुरू हुआ तो ऐसी कई जगह पे खुदाई में बहुत सारे कंकाल मिले। खैर वक्त बीता और गुड़गांव अब गुरुग्राम हो गया। दुनिया की ऐसी कोई भी एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है जिसका गुड़गांव में दफ्तर ना हो, और एक से एक घर है वहाँ पे। अब तो दिल्ली से भी ज़्यादा कीमत जो है गुड़गांव की ज़मीन की, मकान के होने लगे, क्योंकि काम भी वहीं पे और रिहाइश भी वहीं पे, तो आसान हो गया। ये सारी चीज़ें चलती रही। इस दौरान में एमएनसी बहुत सारी आई। ऐसी एक बीपीओ आई, एक उद्योग विहार है गुड़गांव में, यानी कि गुरुग्राम में। उस उद्योग विहार में एक बीपीओ हुआ करता था, सैफरॉन उसका नाम था बीपीओ का। उस बीपीओ में बहुत सारे मुलाजिम काम करते थे और जिन लोगों को नौकरी मिली उनमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर के थे, लेकिन वो अपने दफ्तर के आसपास किराए का घर लेकर रहते थे। आज भी ये परंपरा चली आ रही है, जहां आप नौकरी करते हैं आसपास रहते हैं। इस बीपीओ में एक लड़की काम किया करती थी, उसका नाम था रोज। बहुत ही होनहार लड़की, करीब 26-27 साल उसकी उम्र, बात 2005 की है। और वो कई महीनों से इस बीपीओ में काम कर रही थी, बल्कि कुछ साल हो गए थे।
वो अपने काम में बेहद सीरियस, गंभीर, अपने काम में बेहद होनहार और पूरी मेहनत से काम किया करती थी। उस बीपीओ में उसका काम, जो कि कॉल सेंटर था, फ़ोन रिसीव करना और जो भी सामने परेशानी है, जो इश्यूज़ हैं, वो उसको आगे बढ़ाना। तो उसकी टीम लीडर भी उसके काम से बड़ा खुश थी, बल्कि उसके काम का असर ये था कि वो लगातार कई महीने तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। तो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, जाहिर सी बात, अपने लीडर की, एचआर की नज़र में भी आई कि बहुत अच्छी लड़की है। और ये सब कुछ चल रहा था, उसके कलीग भी थे, दोस्त भी थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2005 में अचानक एक रोज़ एक फ़ोन उठाती है। कॉल सेंटर पे डेली वो बहुत सारे फ़ोन उठाती थी और वो फ़ोन पे बात करना शुरू करती है। किसी कस्टमर का फ़ोन होगा, जिस कंपनी के साथ इस बीपीओ का रिश्ता था, तो उसी से जुड़ा हुआ कोई कस्टमर शायद फ़ोन कर रहा था। अब रोज़ फ़ोन पे बात करती है। आमतौर पर कॉल सेंटर में आने वाले किसी भी एक फ़ोन का जो एवरेज ड्यूरेशन होता है, वो होता है 3 से 5 मिनट। बहुत ज़्यादा आप बातचीत करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब फ़ोन आता है तो आप हमारे इस काम से संतुष्ट हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सारी बातें होती हैं जो आप मसला बताते हैं उसके बाद। तो 3 से 5 मिनट एवरेज बातचीत होती है। उस दिन भी रोज़ ने फ़ोन उठाया। दोपहर बाद का वक्त था। फ़ोन उठाने के बाद वो बात करती है। इत्तेफाक से ये बातचीत बड़ी लंबी खिंचती जाती है, लगभग 1 घंटे के आसपास। टीम लीडर उसके इर्द गिर्द ही थी। वो जब भी आया और उसके बाद देखे कि इसी एक नंबर पे ये बात की जा रही है, तो उसे लगा कि कुछ मसला गंभीर होगा, तो उसने कुछ कहा नहीं। लगभग 1 घंटे की बातचीत के बाद अचानक रोज़ का पूरा जो रवैया था वो बदल जाता है। गुस्से में भी, परेशान भी, और बिना किसी को कुछ कहे, लोग उससे एक दो पूछते भी हैं उसके कुलीग क्या हुआ, और वो कुछ कहती नहीं है और अपना बैग उठाकर वहां से निकल जाती है दफ्तर से। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि रोज़ के साथ हुआ क्या। टीम लीडर जो उसकी इर्द गिर्द कई बार वहां का चक्कर काट कर गई थी, वो उसके बराबर में कुलीग से पूछती कि क्या हुआ, ये अचानक क्यों उठ कर गई। तो उसने कहा बस इतना बोल के गई कि मैं घर जा रही हूँ। क्यों गई, बाकी क्या हुआ, उसे कुछ पता नहीं। टीम लीडर को चिंता हुई कि एक तो होनहार एम्प्लॉय थी, फिर उसे ये भी था कि ये 1 घंटे तक बात कर रही थी और 1 घंटे अमूमन कोई बात करता नहीं है कॉल सेंटर में। उसने फिर उस नंबर को चेक करना शुरू किया, जो भी उनका तरीका है, कि लास्ट कॉल पे जो बात कर रही थी वो कहाँ से, किसका कंप्लेंट था। तो जब उसने उसके टर्मिनल पर वो देखा, टीम लीडर की हवा खराब हो गई। उसने देखा कि फोन पे तो वो 1 घंटे से बात कर रही है, लेकिन सामने से कोई फोन ही नहीं आया था। मतलब वो इधर से बात कर रही है और उधर से कौन था ये मालूम नहीं। तो बिना कॉल के फोन पर वो बात कर रही थी। अब उसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। टीम लीडर परेशान हो गई। फिर उसने कहा कि शायद कुछ होगा, हटाओ, बात आई गई होगी। अब अगले दिन टाइम पर रोज को वापस दफ्तर आना था, लेकिन वो दफ्तर नहीं आई। कुछ वक्त बीता, टीम लीडर ने पूछा बाकी कलीग से कहाँ है, तो बताया कि वो अभी तक आई नहीं। और ये पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कई बार रही, टाइम की पंक्चुअल, अपना काम ईमानदारी से करना सभी की नज़रों में थी वो, इसी वजह से, इसी खासियत की वजह से। अब वो अगले दिन नहीं आई तो बड़ी चिंता हुई। फिर लगा टीम लीडर को कि कल शायद वो परेशान थी, पता नहीं कुछ बात हो गई हो, चलो कोई बात नहीं। अब दूसरा दिन आता है, फिर रोज दफ्तर नहीं आती। अजीब लगता है। फिर टीम लीडर परेशान, और उसे लगता है कि शायद कुछ हो गया। अच्छा, वो फ़ोन कर रही है, उसका मोबाइल स्विच ऑफ, बात आई गई होगी। करीब 3-4 दिन बीत जाता है। 3-4 दिन बीतने के बाद अब टीम लीडर को कुछ वो होता है, क्योंकि एक तो वो ऑफिस नहीं आ रही, उसने कोई रिपोर्ट नहीं दिया, ना वो मेल पे कोई जवाब दे रही है, न फ़ोन उठा रही है, न टेक्स्ट का जवाब दे रही है। तो करीब 4 दिन के बाद टीम लीडर को कुछ चिंता हुई, तो उसने कहा कि चूंकि किसी तरह से कम्युनिकेशन बन नहीं रहा था, तो इसके घर भेज कर देखते हैं। तो पता चला कि उस कंपनी की जो ट्रैवल डेस्क है, एम्प्लॉय को जो गाड़ी से घर छोड़ता है, आमतौर पे नाइट शिफ्ट में या अर्ली मॉर्निंग में जब छुट्टी होती है, अर्ली मॉर्निंग में एम्प्लॉय को बुलाया जाता है। तो कई बार नाइट शिफ्ट भी लगी थी रोज़ की, तो कंपनी की गाड़ी उसे घर छोड़ती थी। तो बताया गया कि ये उसका एड्रेस क्या है, तो पता चला कि ये गुड़गांव का ही एड्रेस है। इत्तेफाक से उस कंपनी का एक ड्राइवर था जिसने रोज़ को कई बार घर छोड़ा था। तो उस ड्राइवर को बताया जाता है कि तुमने रोज़ को छोड़ा है, तुम ज़रा उसके घर तक जाओ। ड्राइवर जाता है रोज़ के घर, जहां वो रोज़ को कई बार छोड़ चुका है। वहां जाने के बाद घर में वो दस्तक देता है। जो लैंडलॉर्ड थे वो बाहर आते हैं। उसके बाद बताता है कि मैं फलाने कंपनी से हूँ, हमारी एक एम्प्लॉई है, रोज़ नाम है,
और वो कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रही, तो उनके बारे में बात करनी है कि ना वो मेल का जवाब दे रही, ना फ़ोन उठा रही, ना मैसेज का जवाब दे रही। तो लैंडलॉर्ड उस ड्राइवर का मुँह देखते हैं, कहते हैं आपने क्या नाम बताया? उसने कहा रोज़। उसने कहा यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। अब ड्राइवर हैरान, कहता मैंने खुद कई बार इसी दरवाजे के बाहर उनको छोड़ा है और वो इसी घर में किराए पे रहती हैं, उनका एड्रेस लिखा हुआ हमारे ऑफिस में भी। लैंडलॉर्ड इस बात को यकीन नहीं करते, कहते आपको गलतफहमी हुई, हो सकता है आपने यहाँ छोड़ा हो लेकिन आसपास से किसी दूसरे घर में रह रही हो, आपको सही पता ना बताया हो, लेकिन यहाँ नहीं रहती। ड्राइवर जाकर ऑफिस में रिपोर्ट करता है। अब यहाँ सवाल ये था कि ठीक है अगर वो किसी और के घर में भी बराबर में भी रहे, लेकिन ऑफिस में जो उसने एड्रेस बताया वो एड्रेस वही था, तो उसने झूठा एड्रेस क्यों लिखाया? अब यहाँ से थोड़ा सा और तनाव बढ़ता है। फिर ये भी होता है कि कई बार बहुत सारे लोग झूठ एड्रेस लिखाते हैं और हो सकता है अपनी प्राइवेसी और बाकी चीज़ों की वजह से उसने गलत एड्रेस लिखाया हो, और हो सकता है जब वो ऑफिस की गाड़ी से आती तो ड्राइवर के साथ उसी घर के सामने उतर जाती और रहती किसी और घर में। ये सब सोचकर बात आई गई होगी, कुछ वक्त बीतता गया, लेकिन टीम लीडर को चिंता होने लगी, उधर एचआर को भी चिंता होने लगी कि बगैर इन्फॉर्मेशन के वो दफ्तर नहीं आ रही है और गायब है। और उससे पहले एक दिन अजीब वाकया हुआ कि एक उसने फ़ोन किया, 1 घंटे तक बात की और फ़ोन पे कोई था ही नहीं। टीम लीडर ने फिर कहा कि इसका असली पता ढूंढते हैं। काफ़ी दिन लग गए, आखिरकार रोज के असली घर के माँ बाप का पता मिला। जब पता मिला तो बाकायदा कंपनी से एक मुलाजिम को उसके घर भेजा गया। वो गुड़गांव के बाहर का पता था कि जाओ और पता करो कि क्या हुआ, बिना इन्फॉर्मेशन के दफ्तर नहीं आ रही है। वो मुलाजिम रोज के घर पहुंचता है, उस पते के को लेकर घर जाता है। घर पे रोज के माँ बाप मिलते हैं, तो वो जाकर बताता है कि मैं इस कंपनी से हूँ और पिछले कई दिनों से बिना किसी खबर के रोज दफ्तर नहीं आ रही, और उसने गुड़गांव का जो पता दिया वहां पे भी लैंडलॉर्ड कह रहे हैं कि वो तो यहाँ रहती नहीं है। माँ बाप ने पूछा कि कब से नहीं आ रही है? उसने कहा कि करीब 15 दिन हो गए। तो वहां कितने दिन से काम कर रही थी? उसने कहा साल से ज्यादा हो गया। अब जो माँ बाप ने जवाब दिया उससे उस मुलाजिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। माँ बाप ने कहा कि आपको गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रोज की मौत को 8 साल हो चुके हैं। अब ये सुनकर पहले तो मुलाजिम को लगा कि ये क्या गलतफहमी है, कुछ गलत घर पे आ गए। तो उसने कहा नहीं, वो हमारे दफ्तर में काम करती थी, मैं खुद कई बार मिला हूं, ये भी नहीं है कि मैंने नहीं देखा, मैंने देखा है, और उसकी तस्वीर भी थी, उसके आई कार्ड और बाकी चीजें जो बनी थी। तो उसने कहा ये, माँ बाप ने कहा ये वही है। अच्छा, उस घर में भी माँ बाप ने रोज की तस्वीर देखा है, उसने पहचान लिया, दोनों तस्वीरें मिल गई। बोला ये सब कुछ सही है, पर यह नामुमकिन है कि रोज आपके दफ्तर में काम कर रही थी और 15 दिन पहले तक काम कर रही थी, इसको मान ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी मौत 8 साल पहले हो चुकी। ये सुनने के बाद उस मुलाजिम को लगा कि माँ बाप झूठ नहीं बोल रहे, लेकिन उसकी हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिसके साथ वो काम कर रहा था 15 दिन पहले तक, जिसको वो बेहतर तरीके से जानता था, उस लड़की के बारे में उस लड़की के ही माँ बाप कह रहे हैं कि उसको मरे हुए तो 8 साल हो चुके हैं। वो बदहवास वहां से आता है, ऑफिस में आके इन्फॉर्म करता है, कोई मानने को तैयार नहीं। इसके बाद कुछ सीनियर अफसर फिर माँ बाप से संपर्क करते हैं, उस कंपनी के एचआर के लोग, मतलब पूरी कहानी सामने आती है कि वाकई माँ बाप जो कह रहे हैं वो सच है, और इस रोज नाम की लड़की की मौत को 8 साल हो चुके हैं। अब ये बात दफ्तर में अचानक फैल जाती है। जो रोज की एक बहुत करीबी दोस्त थी, उसको दिल का दौरा पड़ता है। जो उसके आसपास कुछ 2-3 लोग और थे जिसके साथ वो ज्यादा उठती बैठती थी, बातें करती थी, उनकी दिमागी हालत थोड़ी थोड़ी खराब होने लगती है। कंपनी को लगता है कि ये बात अगर फैलेगी तो कंपनी बंद करना पड़ेगा, गलत असर जाएगा, बाकी एम्प्लॉय डरेंगे। तो इस बात को अब दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन पूरी कहानी जो निकल कर आती है वो ये कि ये बीपीओ जिस जमीन पर बनी थी वो एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और जब इस बीपीओ को बनाने की खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे कंकाल भी निकले थे। बट वो कब्रिस्तान बहुत करीब करीब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा, तो वहाँ से बहुत सारे कंकाल भी निकले थे। फिर वहाँ के एक एक करके एम्प्लॉय ने जब ये रोज़ की कहानी सामने आई तो अपने अपने किस्से सुनाने शुरू किए। बेसमेंट में पार्किंग था, एक दिन पता चला कि गार्ड जो है बेसमेंट में जिसकी ड्यूटी थी वो एक चेयर पे बैठा था, दूसरे चेयर को सामने एक चेयर पे रखकर आराम से लेटा हुआ था। 2 बार उसे लगा कि उसका पैर उस चेयर से किसी ने हटाया, उसे लगा कि उसका वहम है,
तीसरी बार में उसका टांग खींच कर किसी ने ज़मीन पर ही गिरा दिया और वो बदहवास वहाँ से भागा। भागकर लोगों को बताया। लोगों ने कहा कि या तो ये झूठ बोल रहा है, या नींद में था, या सपना देखा, या इसने पी रखी है। उसकी बात नहीं मानी। कई बार ऐसा हुआ कि वहाँ की लिफ्ट बंद हुई और अचानक खुल गई और किसी ने बटन नहीं दबाया। तो ये छोटी छोटी, एक बार वॉशरूम में एक महिला के चीखने की आवाज़ आई। एक एम्प्लॉई ने, बाद में बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू भी किया, बात भी की थी। उस एम्प्लॉई ने कहा कि वो उस वक्त वॉशरूम गया था, अचानक उसे एक महिला के चीखने की आवाज़ आई। वो जब बाहर निकला तो थोड़ी दूर पर लेडीज़ वॉशरूम था। उसने देखा वहाँ से एक कुलीग उसकी बदहवास बाहर निकली और इसको जब देखा तो उसने कहा, तुमने भी एक चीख सुनी? उसने कहा मुझे लगा तुम चीखी थी। उसने कहा नहीं। तो ऐसी कई कहानियाँ थी। लेकिन जब रोज़ की कहानी सामने आई तो वहाँ के लोग पैनिक हो गए। इस पे बाद में शायद कोई फिल्म या सीरियल भी बना। लेकिन आज भी गुरुग्राम में, उद्योग विहार में रोज़ की कहानी, हालांकि इस बारे में मैंने बीच में कुछ पुलिस वालों से बातचीत करने की कोशिश की जो 2005 में वहाँ थे। उन्होंने कहा ऑफिशियली कोई ऐसी रिपोर्ट किसी ने लिखाई नहीं, लेकिन हमारे कानों तक भी ये कहानी पहुँची थी। और इसमें सवाल ये था कि हम रजिस्टर्ड क्या करें, क्या केस करें, क्या बनाएं। तो इसलिए ये मामला कानून के पन्नों में कभी दर्ज नहीं हुआ, लेकिन ये कहानियाँ गुरुग्राम, इस कंपनी, वहाँ आसपास के रहने वाले हर एक के कानों में है। तो आज भी ये एक रहस्य है कि एक लड़की जिसकी मौत 8 साल पहले हुई, वो महीनों तक एक कॉल सेंटर में काम करती है, हज़ारों कॉल उठाती है, हज़ारों लोगों से बात करती है, उनके मसले सुलझाती है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतती है, और बाद में पता चलता है कि वो तो एक मुर्दा है। तो ये थी कहानी। आपसे अब मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी और नई कहानी के साथ। लेकिन एक बार फिर खत्म करने से पहले जितेंद्र दीक्षित की ये किताब बॉम्बे 3 पढ़िएगा ज़रूर, अमेज़न पे है। और इस बात की गारंटी है कि आपको उसको पढ़ के अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा। और बॉम्बे 3 का वो जो पूरा इलाका है उसको जानने समझने का मौका मिलेगा। एक पुलिस वाले का दिमाग किस तरीके से चलता है, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट किस तरीके से एनकाउंटर से पहले, एनकाउंटर के बाद क्या सोचता है, क्या करता है, वो आपको जानकारी मिलेगी। और बाकी किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के रिश्तों को पिरोया है वो भी आपको बारीकी से समझने को मिलेगा। तो बॉम्बे 3 खरीदिएगा, पढ़िएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा आप लोग मेल पर भी। और आपकी जो राय होगी मैं जितेंद्र तक भी पहुंचाऊंगा। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।